सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी सुंदर सी प्यारी सी कक्षा में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों आज का वो सेशन जहां के टॉपिक से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आता है और उन प्रश्नों को आप हल करोगे टैगवर्ड से। उन क्वेश्चंस को हल करोगे आप एकदम टैगवर्ड से हल करेंगे पूरी गारंटी के साथ। कहो तो कसम, पूरे सेशन में बनना, एक एक लाइन आपकी हेल्प करेगी मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। चलो, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य शिक्षण। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पर आज काव्य शिक्षण के विषय में। किसके विषय में? काव्य शिक्षण। काव्य शिक्षण समझ रहे हैं? जब काव्य शिक्षण से प्रश्न आता है, कविता से कविता पठन, कविता लेखन, है ना जी। एक छात्र, एक कक्ष में जब कविता पढ़ाई जा रही होती है, कविता लिखाई जा रही होती है, तो उसके संदर्भ में जब आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है तो क्या देख के क्या आंसर करना है ना। हम लोग फिलहाल उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, एक बार हमें कमेंट के माध्यम से सब लोग बता देंगे, आवाज वगैरह सब ओके है, ओके है, ओके है, बढ़िया है। सीधे सीधे सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना। स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायां, सभी का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है। यहां पर मनोरंजनम कभी भी सॉरी, काव्य शिक्षण से जब प्रश्न आ जाए, किससे प्रश्न आ जाए? काव्य शिक्षण से जब प्रश्न आ जाएगा तो उसमें कुछ टैगवर्ड्स हैं, कुछ लाइनें हैं। अगर ऐसा दिख जाए तो हमेशा उसको क्या कर देना है? हमेशा उसको आपको राइट कर देना है, सही कर देना है मेरे प्रिय छात्रों। समझ गए ना बात को? तुरंत आपको जो लाइन सब आपको बहुत हेल्प करेंगी, बहुत आपकी सहायता करेंगी। क्लियर है ना? यदि कोई डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, कह सकते हैं। एक चीज यहां देखोगे, मनोरंजनम साहित्यिक उपकरणानाम ज्ञानम। तो जब कविता पढ़ते हो, कविता सुनते हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है एक चीज, बहुत बढ़िया से पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जब आप कविता पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मनोरंजन होता है और इसमें साहित्यिक उपकरण लगे होते हैं, साहित्यिक उपकरण इसमें जुड़े होते हैं। बोलो हाँ कि ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है कि नहीं? इसमें साहित्यिक उपकरण जुड़े होते हैं। तो कहीं पर किसी क्लास में कविता पढ़ाई जा रही हो, काव्य शिक्षण से जुड़ा हुआ प्रश्न हो और आपकी परीक्षा में पूछे कि जरा बताओ इसके विषय में, तो ये मनोरंजनाएं मनोरंजन के लिए होती है। हाँ, साहित्यिक उपकरणानाम ज्ञानम। और जो साहित्यिक उपकरण, यहाँ साहित्यिक उपकरण से क्या तात्पर्य है? यहां पर साहित्यिक उपकरण से क्या तात्पर्य है, जरा कमेंट करके बताओ जो भी छात्र हैं। साहित्यिक उपकरण से यहां पर क्या तात्पर्य है? कहेंगे सर साहित्यिक उपकरण का मतलब आपका हो गया छंद। हाँ, अब छंद, अलंकार, यति, गति, लय, ये सब उसके साहित्य के उपकरण कहलाते हैं ना, उसके साधन कहलाते हैं, साहित्य के उपकरण कहलाते हैं। बात तो क्लियर है? तो और आगे चलते हैं। काव्यम समीक्षार्थम प्रसन्नतार्थम मनोरंजनार्थम च भवति। जो कविता होती है, जो काव्य पाठ होता है, वो किसके लिए होता है? समीक्षा के लिए होता है, वो प्रसन्नता के लिए होता है, आनंदार्थम। यहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या? आनंदार्थम। सब आया हुआ है परीक्षा में, तब लिखवा रहा हूं, लिखा हुआ मिलेगा आनंदार्थम भवति कवि काव्यम। हाँ, समीक्षणार्थम भवति, समीक्षणार्थम, हाँ समीक्षणार्थम, प्रसन्नतार्थम, मनोरंजनार्थम च भवति काव्य पाठः, कविता पाठः। बात तो क्लियर होगी, है ना। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्रिय विद्यार्थी। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, है ना जी। स्वागतम सर्वेषां कृते। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे चलते हैं। फिर जब कहते हैं भाषा शिक्षणार्थम काव्यम निवेशः इनपुट है, कभी भी आपको प्रश्न आए तो किसी भी भाषा के शिक्षण के लिए जो काव्य होता है, कविता होती है, एक इनपुट होती है, निवेश होता है ना। क्या होता है? इनपुट या निवेश कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इनपुट या निवेश के रूप में इसको हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं ना, इनपुट या निवेश। तो काव्यम भाषा शिक्षणार्थम काव्यम एकम निवेशः अस्ति, इनपुट अस्ति, है ना जी। एक निवेश है, एक इनपुट का काम करता है। क्लियर है ना?
कोई क्या सर समीक्षणार्थम, समीक्षा क्या होती है? जैसे आप कविता पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, तो आप उसको एनालिसिस, हम जब कहते हैं ना कि आप समीक्षा करते हैं हर तरह, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार, कौन सा, है ना, जब आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं ना, काव्य सौंदर्य अगर आप जानते हो, तो उस कविता में आपको समीक्षा के द्वारा पता चलता है कि छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, या इसमें किस गुण का प्रयोग हुआ है या किस रस का प्रयोग हुआ है, और ये सब मिलके कविता का भाग होता है, काव्य का पार्ट होता है। बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। काव्यम सौंदर्य बोधकम समीक्षा, देखो बार बार आएगा समीक्षात्मकम। अभी आपको क्वेश्चंस ध्यान देना, इसी काव्य शिक्षण से जुड़े हुए हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। इसी काव्य शिक्षण से जुड़े हुए बहुत सारे हम प्रश्न जो आपके विगत वर्षों में बार बार पूछा गया है ना, जो आपके यहाँ विगत वर्षों में कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपके लिए हम प्रश्न भी लेकर आए हुए हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर। ठीक है जी, क्वेश्चन लिख, एक बार सभी लोग एक टैग वर्ड लिख के भेजो। ठीक है ना, लिखो ये सब लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, उर्दू में, किसी भाषा में लिखो, यही मिलेगा आपको। ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलता है ना जी, ऐसे ही मिलता है। काव्यम किम सशक्त भावानाम आकस्मिक प्रवाह वेगः, प्रवाह वेगः, सशक्त भावानाम आकस्मिक प्रवाह वेगा। सशक्त भाव कौन से होते हैं? जो हमारे अंदर निहित होते हैं। जैसे क्या होता है, जब काव्य पाठ करते समय कोई कविता आप पढ़ रहे होते हैं, यदि वो करुण रस वाली कविता है, तो आप, अगर करुण रस वाली कविता है तो क्या होगा, करुण रस वाली कविता में हमारे मन में करुणा का भाव, वही भाव, सशक्त भाव जो हमारे अंदर निहित भाव है, वो सशक्त भाव कहलाता है। ठीक है ना जी, जो हमारे अंदर निहित भाव होता है वो सशक्त भाव कहलाता है। और जब हम कभी वीर रस की कविता सुनते हैं कि नहीं, साजी चतुरंग से मन में उमंग धरि सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, कवि भूषण, उनको सुन लो, वीर रस की कविता है कि नहीं, बहुत बड़े महाकवि भूषण है वो, है ना। साजी चतुरंग से मन, साजी चतुरंग सैन्य मन में उमंग धरि सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो ऐसे जब कविता जब आएगी तो अंदर सशक्त भाव क्या होगा, वीरता का भाव आएगा। जब आपको हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्री मृग नयनी, तो करुण रस का भाव आएगा। तो वही हमारे जो अंदर निहित भाव हैं, जब कोई काव्य पाठ होता है उसमें हमारे अचानक से क्या होता है, हमारे सशक्त भाव का उद्गार होता है, प्रवाह होता है, उसी को कहते हैं सशक्त भावानाम आकस्मिक प्रवाह वेगः। एक बात गई समझ में? समझ गए कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है कि नहीं? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आपकी जिम्मेदारी चंद्रा सर के साथ थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। और यही सब आता है। कभी भी कविता शिक्षण में हम व्याकरण की बात नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी पूछता कि एक कविता का क्लास है और उसके अंत में किस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है, कविता है तो कविता पर हम चर्चा करेंगे, कविता पे ही हम बात कर, काव्य पर ही हम लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। समझ गए ना? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काव्य पाठ के कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं। कविता की लय, ताल और तुक को आनंद पूर्वक पढ़ना। कभी भी कविता पाठ का उद्देश्य होता है, जब आप कविता पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कि जब भी हम काव्य पढ़ें तो हम कैसे पढ़ें, लय, ऐसा नहीं कविता लिखिए तो कविता को हम गद्य की तरह पढ़ें। यह कविता पठन का उद्देश्य यह नहीं होता है कि कविता को हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बिना किसी आरोह अवरोह के, बिना लय ताल की। कविता का काव्य का मतलब ही है जो लय ताल यति गति छंद आदि से बंधा हुआ है ना। तो वही है काव्य पाठ का पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि छात्र किसी भी कविता को लय के साथ, एक ताल के साथ, एक सुंदर सी तुकबंदी के साथ आनंद पूर्वक पढ़ सके। बोलो हाँ कि ना,
है कि नहीं? नहीं तो काव्य पाठ का अगर उसको भी गद्य की तरह पढ़ाना होता, गद्य की तरह पढ़ना होता तो उसको काव्य पाठ के अंतर्गत, कविता पाठ के अंतर्गत रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बोलो हाँ कि ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आना जी? फिर कहते हैं नवीन शब्दों से परिचित होना। कैसे बेटा? नवीन शब्दों से परिचित होना। कैसे? नवीन शब्दों से परिचित होना। अक्सर जो कविता में हम क्या होता है, एक इसका उद्देश्य यह भी हो कि हमारा छात्र, हमारा विद्यार्थी नए नए शब्दों से परिचित हो पाए, संदर्भ में नए नए शब्दों का संज्ञान कर पाए, है कि नहीं? शब्दों में नए नए शब्दों का, हाँ, नए नए शब्दों का संज्ञान कर पाए, हैं जी, जान पाए, नए नए शब्दों का उसको आभास हो, है ना, नए नए शब्दों को वह सीख पाए, जान पाए, इत्यादि 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 इसके कीवर्ड से, है ना। कभी भी कविता पठन का यह भी उद्देश्य होता है कि वह छात्र कविता के भाव को समझ जाए। अगर आपको कविता पढ़ा रहे हैं तो केवल, मैंने कहा ना, केवल पढ़ना ही पठन नहीं होता है। अगर हम काव्य पठन कर रहे हैं तो कविता के भाव को हम समझ पाएं, जिस भाव से कविता लिखी हुई है उस भाव की कविता को हम अच्छे से समझ जाएं, उसका अवबोध कर पाएं, कविता पठन का उद्देश्य होता है। केवल हम ऐसे कह रहे हैं कि केवल हम कविता को पढ़ लें, यही कविता पठन नहीं। जब भी पठन की बात आती है तो अवबोध की बात आती है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, खासकर कविता का भाव समझते हैं, किस भाव को लेकर कविता लिखी गई है, उस भाव को समझने की चर्चा हम करते हैं। कभी भी कविता के भाव को समझना ही क्या कहलाता है? कविता पठन का एक उद्देश्य यह भी होता है। क्लियर है ना? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। नमस्कार सभी का, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। छात्रों की, हाँ, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है। कभी भी काव्य पठन का उद्देश्य होता है, और कविता तो कल्पना ही है ना, है कि नहीं? कविता क्या है? कल्पना है। हाँ, कहते ना कि हाँ, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। अब चांद सी महबूबा थोड़ी ना होती है, लेकिन हाँ, कल्पना है, कवि की कल्पना है कि चांद सी हमारी महबूबा होगी, है कि नहीं? तो एक कविता की कल्पना होती है, तो कह रहे हैं कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना। हमेशा क्या होता है? भाव को समझना, है कि नहीं? प्रसंगों के अनुसार कविता का अर्थ लगाना, हाँ, प्रसंगानुसार कविता का अर्थ लगाना उद्देश्य होता है। कल्पनाशीलता का बढ़ावा देना, कल्पनाशीलता का विकास करना। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना? है कि नहीं? कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना, अन्य कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना, है कि नहीं? कविता पठन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि हम छात्रों को अन्य कविताएं पढ़ने के लिए भी क्या कर पाए? प्रेरित कर पाए, है कि नहीं? है कि नहीं? प्रेरित कर पाए कि छात्र इसी भाव से जुड़ी हुई और कविताओं को पढ़ पाए, पढ़ सके, पढ़ करके उसका भाव स्पष्ट कर पाए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना जी? फिर कविता के प्रति स्व प्रतिक्रिया सबसे अच्छी बात है। अगर कविता पठन हो रहा है तो शिक्षक क्लासरूम में कविता पढ़ाते हुए उसका उद्देश्य होता है कि जब हम काव्य पाठ करें, कविता पाठ कराएं, तो छात्र भी उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, उस कविता के प्रति अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। क्या करे? उस कविता के प्रति अपनी अपनी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करे। बात तो क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, संस्कृत, देखिए यहाँ पे क्या था। देखिए, संस्कृत को सीखने के लिए सबसे, देखो भाई, बहुत जरूरी है कि आप जब डेली प्रैक्टिस का बड़ा टाइम है तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको शिक्षक प्रैक्टिस कराए और आपको आपके बोर्ड पे जब वो पढ़ा रहा होता है, प्रश्न पढ़ता है, तो उस प्रश्न को तुम भी ध्यान से सुना करो, है कि नहीं? ध्यान से सुना करो। ध्यान से सुन करके जब प्रश्न समझ जाओगे तो उत्तर ऑटोमेटिक, है कि नहीं? ठीक है जी? अच्छा अच्छा, ठीक है जी, समझ गए? नहीं होगा क्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जब भी कभी संस्कृत का जो पेपर होता है इतना लेंदी नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा उसके प्रति, मैंने बार बार कहा कि डेली आप वाईटी पर, जब वाईटी पर प्रैक्टिस करें, डेली यूट्यूब पर जब आपका शिक्षक आपको बता रहा है कैसे पढ़ना है, कैसे करना, उसको देखिए, है ना। साथ ही साथ प्रश्न समझ, 2 बार पढ़ो प्रश्न को, समझो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि नहीं? गुल्ली डंडा खेले मारे तो नाक टूट जाएगी, है कि नहीं? बढ़िया है।
ठीक है। तो डेली जब आप करते हो और प्रश्न के प्रति अपनी समझ विकसित करते हो तो उसी भाव के प्रश्न हमेशा आते हैं, उसी भाव के ही, है कि नहीं, उसी भाव के ही प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं, उसी तरह आपको उत्तर करना होता है। विभिन्न प्रकार के काव्यों और विधाओं से परिचित कराना, हाँ नहीं, अनेक प्रकार के काव्यों से और अनेक प्रकार की विधाओं से छात्र को परिचित कराना, है ना। कहीं दोहा, कहीं छंद, कहीं गीत, है ना, ये सब विधा है, अन्य विधाओं से, हाँ, अन्य विधाओं से परिचित कराना। क्लियर है ना। काव्यों और उनकी विधाओं से परिचित कराना, क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इतने में कोई यदि समस्या हो तो यू कैन आस्क। ये आपकी, और इन्हीं में पूरा कुछ समाहित है, जो एक आध छूट गया होगा अभी प्रश्नों के माध्यम से क्लियर कर देंगे। जो एक दो पॉइंट अगर यहाँ हम नहीं समाहित किए होंगे उसको हम प्रश्नों के माध्यम से क्लियर कर देंगे, है ना। आगे आते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं काचिद अध्यापिका डैफोडिल्स इति कविताम पाठनात् पूर्वम। कभी एक अध्यापिका है डैफोडिल, इस कविता है, पुष्प का नाम है, फूल का नाम है डैफोडिल। कविता, वो जो कविता है वो किससे है, वो डैफोडिल मतलब वो उस फूल के, डैफोडिल फूल के नाम पे है, उसका टाइटल है डैफोडिल। पढ़ाने के पहले तृतीय कक्षा के छात्र को कहती है कि वे पुष्पों के और तृण पादपों के विषय में पार्श्ववर्ती क्षेत्र, अपने आसपास के क्षेत्र में, विद्यालय से मार्ग के, विद्यालय के मार्ग में विद्यन्ते विद्यमान परस्पर विचार विनिमय कुरु साकम प्रयासम करोति। जैसे क्या हुआ कि शिक्षिका को डैफोडिल कविता पढ़ानी थी, है कि नहीं, ठीक है जी। यहां पर डैफोडिल है कि नहीं, खींच खींच, यस। कोई अध्यापिका थी, उसको डैफोडिल कविता पढ़ाई थे, तो क्लासरूम में पहले कविता पढ़ाने के पहले क्या कर रही पता है, वो तीसरी कक्षा के छात्र से कहती है कि पुष्प और तृण पादप जो होते हैं उनके विषय में अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं और विद्यालय में आते से मार्ग में जो भी विद्यमान ऐसी चीजें मिलती हैं उस पर विचार विनिमय करो आपस में पहले। अभी उसने डैफोडिल पढ़ाया नहीं है, वो कह रही है उसको पढ़ाना है तो उसके पहले आपसे काम करवा रही है कि भाई देखो अपने आसपास देखो, या कहीं विद्यालय आते समय आपको मार्ग में कहीं मिल जाए ऐसी चीजें, तो उस पर विचार विनिमय करो। तो ऐसा जो करने को कह रही है, जो पढ़ाना है उसी विषय पर आपको विचार विनिमय करने के लिए कह रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर साकम, वह क्या प्रयास करती है, वह छात्रा डैफोडिल्स पुष्पाणि पार्श्ववर्तिनः क्षेत्रात् आनेष्यन्ति इति आशां करोति, कि छात्र डैफोडिल जो पुष्प है वो अपने पार्श्ववर्ती क्षेत्रात्, अपने आसपास के क्षेत्र से आनेष्यन्ति लाएंगे, और ये आशा करती है। या पूर्ववर्ती ज्ञानम कक्षा पाठन ज्ञान योजित, कि जो पूर्ववर्ती ज्ञान है या पूर्व ज्ञान है वो कक्षा के पाठन कक्षा में पढ़ाने के द्वारा उस ज्ञान को योजित मतलब जोड़ती है। विचारोत्तेजकम कार्यम कारयति, वो विचारोत्तेजक कार्य करा रही है। काव्य माध्यमेन पुष्पाणाम परिदृश्यानाम विषय भौगोलिक ज्ञानार्थम पाठयति, काव्य के माध्यम से पुष्प के परिदृश्य और उसके विषय में भौगोलिक ज्ञान के लिए वह पढ़ा रही है। बताओ जलना वो यहाँ पर कि वो जो काव्य के माध्यम से पुष्पों के परिदृश्य और उनके विषय में भौगोलिक ज्ञान के लिए यह डैफोडिल पढ़ा रही है। अब बताना जो ये प्रक्रिया हुई है वो किस लिए हुई है, सारे विद्यार्थी बताएंगे, हर छात्र हर विद्यार्थी आंसर करेगा, उत्तर करेगा, है ना। हर विद्यार्थी कहे सर बी होगा पक्का श्योर, को कसम खा ले खाएंगे नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली वो इसलिए ये कार्य करा रही है ताकि छात्र पहले से पूर्व परिचित हो जाए कि पुष्पों के विषय में, पुष्प क्या होता है, तृण पादप क्या होते हैं, इनके विषय में वह पूर्व परिचित हो जाए, ठीक है ना, इनके विषय में वह पूर्व परिचित हो जाए, इसलिए वह यह कार्य कराती है। इसलिए कहते हैं पूर्ववर्ती ज्ञानेन कक्षा पाठन ज्ञानेन योजेति, वो पूर्ववर्ती ज्ञान को कक्षा में पढ़ाने वाले ज्ञान से योजेति मतलब जोड़ती है। क्लियर है बात, तो कर लो, बी इज द बेस्ट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थियों। काव्य कक्षायाम एका अध्यापिका छात्रान एकम गीतम श्रावयति, कविता की कक्षा में एक अध्यापिका छात्रों को एक गीत श्रावयति मतलब सुनाती है। तत्पश्चात गीतम उच्चैः पठन्ति, फिर उसके बाद वह गीत को तेजी से पढ़ती है। एतत् पश्चात समूहे केचन छात्राः गीतानुसारम नृत्यन्ति, एक काव्य की कक्षा है मतलब कविता वाली क्लास है कि नहीं, कविता वाली क्लास है। एक अध्यापिका छात्रों को एक गीत सुनाती है ना, तो जैसे हम आपको कभी कभी एक गीत सुना देते हैं, कसम खाएं मारे के बाद नाकी टूट जाएगी, है ना। उसके बाद ते गीतम उच्चैः पठन्ति, वो गीत को ऊंचे स्वर में पढ़ती है। तत्पश्चात समूह केचन छात्र गीतानुसार नृत्य, उसी क्लास में ही कुछ छात्र उस गीत के अनुसार नृत्य करते हैं, कुछ ऊंचे सुर में पढ़ते हैं।
केचन गीतम गायंती, कोई गीत को गाता है। अध्यापिका अपि तत गीतम अधिकृत्य भावानुसारम चित्रण रचयितुम प्रेरति, और अध्यापिका भी क्या कहती है, उसी गीत के अनुसार, उसी गीत के लेकर के उसके भाव के अनुसार चित्र रचने के लिए प्रेरित करती है। अध्यापिका एतादृशी पद्धति किमर्थम अनुसरति, अध्यापिका इस प्रकार की जो पद्धति है किस लिए अनुसरण करा रही है, बताओ जल्दी से, जितने भी छात्र हैं। कहेंगे सर प्रत्येकम छात्र विशिष्ट शैल्या पठति, कि प्रत्येक छात्र विशिष्ट शैली में पढ़ता है, अतः अध्यापिका एतैहि विधिभिः अधिगमने छात्र साहाय्यम करोति, प्रत्येक छात्र विशिष्ट शैली से पढ़ता है इसलिए अध्यापिका इस विधि के द्वारा अधिगमन में छात्र की सहायता कर रही है कि नहीं। विभिन्न विधि छात्राः प्रतियोगितार्थम प्रेरिता भवन्ति, करें जब इस तरह से विभिन्न विधियों के माध्यम से कभी नाच करके कभी गा करके हम सिखा रहे हैं तो छात्र प्रतियोगितार्थम, प्रतियोगिता के लिए प्रेरिता भवन्ति, प्रेरित होता है। परीक्षायाम च तेषां श्रेणी उन्नत, और परीक्षा में उसकी श्रेणी उन्नत होती है। यदा छात्रः गतिविधिषु व्यस्ता भवन्ति, जब छात्र गतिविधि में व्यस्त होता है, अध्यापिका भी विश्रामार्थम अवकाशम प्राप्त होती, और फिर अध्यापिका भी विश्राम के लिए अवकाश समय मिलता है। मतलब हम छात्र को कह दिए कि अब तुम कविता बोलो, कविता पढ़ो, तो क्या करेगी, थोड़ी देर शिक्षिका भी अपना आराम फरमा लेगी। ऐसा है क्या, क्या ऐसा उचित है, बताओ जितने भी लोग हैं। उचितम अस्ति किम वा न वा। आगे आते हैं, फिर कहते हैं छात्राः पठनम न इच्छन्ति, अतः गतिविधि द्वारा छात्रां व्यस्ती कर्तुम अध्यापिका सहाय्यम प्राप्त, कह रहे हैं छात्र जो होते हैं पढ़ने के इच्छा नहीं रखते हैं, इसलिए गतिविधि के द्वारा छात्रों को व्यस्त करने के लिए अध्यापिका सहायता प्राप्त करती है। तो चुपचाप यहाँ पे राइट आंसर कर लो कि चूंकि हर छात्र विभिन्न विशिष्ट शैली से पढ़ता है, अतः अध्यापिका एतहि विधि अधिगम्य सहायता सायम, क्योंकि हर छात्र विभिन्न शैली से, आपको भी पता है कि छात्र एक ही भिन्न व्यक्तिगत भिन्नता वाली क्लास होती है, हर छात्र अपने अपने तरीके से सीखता है। अब इस तरह से पढ़ाने का मतलब ये ना कि छात्र प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहा है और परीक्षा में उनकी श्रेणी उन्नत होगी। हमने कहा परीक्षा में अंक देना, श्रेणी उन्नत करने की बात, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन की बात करना, यह सब नेगेटिव होता है ना। तो क्योंकि प्रत्येक छात्र विशिष्ट शैली से पढ़ता है, अतः अध्यापिका एतहि विधि अधिगमने छात्र सहाय्यम करोति, अतः इस गतिविधि के द्वारा अधिगम में छात्र की वह सहायता करती है। एकदम राइट है, कर लो सारे सही, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अवगमन संदर्भे लोक कथा साहित्य वाचनस्य तथ्यात्मक साहित्य वाचनस्य च भेदः अस्ति। सीखने, अवगमन संदर्भ मतलब हो गया सीखने के संदर्भ में, है कि नहीं। सीखने के संदर्भ में लोक कथा साहित्य का वाचन तथ्यात्मक साहित्य वाचन के मध्य भेद है। लोक कथा साहित्य वाचन दृष्टिया छात्र किम अपेक्षित, जो लोक कथा साहित्य है उसके वाचन की दृष्टि से छात्र किम अपेक्षित, छात्र क्या अपेक्षित करेगा, जरा कमेंट करके बताना जितने भी छात्र हैं। हाँ, नो मोए मोए ओनली, बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना जी। बताओ सभी लोग कौन। शैलीगत प्रशंसा भाव मूल्यांकनम, अधिकम बौद्धिक विश्लेषणम, कर दो तुम, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके कर लीजिए, ठीक। कह रहे हैं शैलीगत प्रशंसा भाव मूल्यांकनम, कि शैलीगत प्रशंसा और भाव का मूल्यांकन लेखक का। अधिकम बौद्धिक विश्लेषण लोक कथा साहित्य वाचन दृष्टिया, जो वहां पे छात्र लोक कथा साहित्य और तथ्यात्मक साहित्य के वाचन के बीच मध्य भेद है। लोक कथा साहित्य के वाचन की दृष्टि से छात्र क्या अपेक्षा करता है कि शैलीगत प्रशंसा भाव मूल्यांकनम लेखकस्य च अधिकम बौद्धिक विश्लेषण भवति, न्यूनी भावात्मक प्रतिक्रिया, अधिकम बौद्धिक विश्लेषण न्यूनी च भावात्मक प्रतिक्रिया। हर विद्यार्थी, हर बड़ा ही सिंपल है, बहुत बढ़िया है, हर विद्यार्थी हर छात्र बताएगा। जहां पर हम बात करते हैं भेद की, क्या कह रहे हैं, लोक कथा साहित्य का वाचन और तथ्यात्मक साहित्य के बीच के क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है।
क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अरे संस्कृत नहीं आती, बढ़िया है। इतना सिखा सिखा के हम थक गए, कहना संस्कृत नहीं आती। कूट देंगे तुम्हारी नाक टूट जाएगी, कोनो झूठ बोलेगा तो, है कि नहीं माँ। हम्म। ज्वाइन डेली, हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कहते हैं शैलीगत प्रशंसा भाव मूल्यांकनम लेखकस्य च अधिकम बौद्धिक विश्लेषणम। तो याद रखना, जब हम अंतर की किस में कह रहे हैं, दोनों में क्या है, भेद करना है। किसमें, लोक कथा साहित्य और तथ्यात्मक साहित्य के वाचन के मेद में भद में भेद। लोक कथा साहित्य के वाचन किम अपेक्षित है, क्या ऐसा क्या अपेक्षा होगी यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत, वंदन सब करें, डी गलत है। जिन्होंने कह दिया है डी, जिन्होंने कह दिया है डी, इधर आओ हम बताते हैं। इसके लिए देखो भावात्मक प्रतिक्रिया तो बड़ी आवश्यक है, चूंकि यहाँ पर है लोक कथा साहित्य का वाचन, तो भाव जरूरी है। लेकिन यहाँ हम कहेंगे अधिकम अधिकम बौद्धिक विश्लेषणम आवश्यकता भवती, है ना जी। यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ आपको दो साहित्य में आपको क्या करना, भेद उत्पन्न, तो उसके लिए अधिक बौद्धिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी, बौद्धिक विश्लेषण की। सुलोचना जी सही कह रही है, कितना अच्छा कितना सही बता रही है कि नहीं। कूट देंगे, बता दें कूटेंगे तो नाक ही टूट जाएगी। आगे जाओ, आगे चलते हैं, आगे चलें। कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसलिए बौद्धिक विश्लेषण की, विश्लेषण के माध्यम से लोक कथा साहित्य और ये साहित्य तथ्यात्मक साहित्य के वाचन में हम भेद कर पाएंगे, है ना। आगे आओ। छात्र गरुण विषय एकाम कविता पठितुम आरभन्ते। छात्र गरुण के विषय में एक कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। पठनात् पूर्वम शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्यम। पढ़ने के पहले शिक्षक का महत्वपूर्ण क्या है, बताओ। जैसे छात्र गरुण के विषय में कविता पढ़ना शुरू करते हैं और कह रहे हैं फिर पढ़ने के पहले शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। शिक्षकस्य महत्वपूर्ण कार्यम किम अस्ति भो वदन्तु सर्वे जनाः। शिक्षकस्य अत्र महत्वपूर्ण कार्यम किम। हाँ वदबा। जिनको सांस नहीं, सांस जो है, सांस तुम लोग सांस की नाक से लेना, सांस की अपनी अपनी सांस के नाक से, है ना। कहीं सर नाक तोड़ेंगे सांस कहां से लेंगे, तुम लोग सांस अपनी सांस की नाक से लेना। इधर आओ, उत्तर करो, उत्तर करो तुम लोग। हाँ कल स्वास्थ्य, अब कल जानते हैं खुशबू, कल थोड़ा व्यस्तता थी, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, और कल मैराथन मैथ की थी इसलिए नहीं ले पाया था। आज होगी बहुत जबरदस्त क्लास, आज एकदम लल्लन टॉप क्लास होगी, एकदम बेहतरीन जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। अजीब बात है। चलिए बताओ गरुड़ के विषय में कौन सी कविता था। छात्रान प्रति कठिन शब्दानाम अर्थ ज्ञान है कथनम। छात्र के प्रति कठिन शब्दों के अर्थ के ज्ञान के लिए कहना। कवे विषय अधिकम विवरणम छात्रेभ्यः दातव्यम। कवि के विषय में अधिक विवरण छात्रों के लिए देना चाहिए। कवितायां विद्यमानान कठिन शब्दान रेखांकितान कर्तुम छात्रां प्रति कथनम। या गरुड़ विषय छात्रां प्रति चर्चा या करते कथनम। अगर हमको गरुड़ के विषय में कविता पढ़ानी है कि नहीं, अगर हमको गरुड़ के विषय में आपको कविता पढ़ानी है तो जरूरी है कि हम कठिन शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराएं, बिल्कुल नहीं। अब हमको थोड़ा सा हम बैठे हुए हैं, है ना जी, जरूरी है कि हम कविता यहाँ पे गरुड़ के विषय में कविता का आपको गरुड़ के विषय में आपको कविता पाठ का ज्ञान, अर्थ ज्ञान बताएं। कभी भी कविता है, कहानी है, तो हम अर्थ बताने वाला थोड़ा सा नहीं करते हैं इसमें, है ना, अर्थ नहीं। चूंकि हमेशा आप याद रखना, जैसे अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा डैफोडिल वाला, आपने डैफोडिल पढ़ा, डैफोडिल में क्या हुआ था, डैफोडिल में वो डैफोडिल पढ़ाना था, तो उसने क्या किया, शिक्षिका ने कहा कि ऐसा है, हम पढ़ाएं, उसके पहले तुम लोग जाओ कहाँ पे, अपने आसपास या विद्यालय में आते जो भी तृण पादप ऐसे मिले उसको देखकर समझ के आओ। तो क्या कर रही थी, छात्र का पूर्व ज्ञान थोड़ा सा मजबूत कर रही थी। अब यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ बता के थोड़ी ना हो पाएगा, कवि के विषय में छात्र को बता करके, कविता में विद्यमान कठिन शब्दों को रेखांकित करके, बिल्कुल नहीं।
हम कहेंगे आप लोग आपस में सबसे पहले क्या करो, गरुड़ के विषय में आपस में चर्चा करो, है ना जी। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग गरुड़ के विषय में, हाँ गरुड़ के विषय में आप लोग चर्चा कीजिए। गरुड़, जब आप गरुड़ के विषय में चर्चा करोगे तो आपके पूर्व ज्ञान पुष्ट होगा, आपका पूर्व ज्ञान मजबूत होगा, है कि नहीं। आपका जो पूर्व ज्ञान है वो आपका मजबूत होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। आओ, ठीक है, सबको मिलेगा। अथोलिखितानां प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। कविता पठनस्य उद्देश्यम् अस्ति। कविता पठनस्य उद्देश्य क्या है? अनुभूतीनां विचाराणां च बोधः, अनुभूति और विचारों का बोध। धारा प्रवाह से शुद्धतायाः च विकासः च, धारा प्रवाह शुद्धता का विकास। कवितायाः कंठस्थीकरणम या उच्चारण विकासः। परंतु सर्वे जनाः किं भवति भो, सभी लोग बताएंगे, सारे छात्र बताएंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं, कि अधोलिखित प्रश्नों के विकल्पों में से उचित उत्तर चुनना था। कह रहे हैं कविता पठन का उद्देश्य क्या होता है? अनुभूति और विचारों का बोध होना, धारा प्रवाह शुद्धता का विकास होना, कविता का कंठस्थीकरण, उच्चारण विकास। तो अब बताओ इसमें कौन सा सही है? पांचवें में अनुभूति राम विचाराणाम च बोधः। सभी छात्र बताएंगे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, है ना जी। आप हैं तो हम हैं, आपके होने से जी हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। देखो कभी भी कविता पठन से संबंधित आ जाए तो उसमें याद रखना आपका भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, आपका भाव वहां पे महत्वपूर्ण होता है। समझ गए कि नहीं? बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। ये कौन बता रहे? डी जी इधर आओ, इधर आओ। इतना कूट देंगे ना मन नाकी टूट जाएगी। अभी अभी मैंने 10 बार बताया है, कभी भी कविता पाठ में भाव महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? भाव। कह रहे हैं धारा प्रवाह शुद्धता का विकास। अच्छा, किसी कविता को पढ़ाने का उद्देश्य धारा प्रवाह शुद्धता का विकास नहीं, आपकी अनुभूति और विचारों का बोध। अनुभूति नाम विचाराणाम च बोधः। समझ, अभी अभी ऊपर पढ़ाया था बोध। अरे जी ने छात्र क्या करे कि जो भी हम कविता पढ़ा रहे हैं उसका अनुभव कर पाए, उसकी अनुभूति कर पाए, उसको फील कर पाए, और विचारों जो उस कविता में जो निहित विचार है उसको वह सीख पाए। जैसे मैं आपको कोई कविता पढ़ाऊं क्लासरूम में, तो कविता पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हमारा विद्यार्थी, हमारा छात्र क्या करे, उस कविता के भाव को अनुभव कर सके, उसको सीख सके, जान सके, और उसके जो भी विचार उस कविता में निहित हैं उसको ग्रहण कर सके, उसका बोध कर सके। तो जो डी बी कह रहे थे वो भी गलत है, ए इज द बेस्ट आंसर। अभी क्लियर है? ए इज द राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है अंत्यानुप्रासिक कविता नाम उपयोग निम्न स्तर कक्षा क्रियते। अंत्यानुप्रासिक का मतलब होता है जो राइम वर्ड्स होते हैं। क्या? राइम वर्ड्स जो होते हैं ना, कहते हैं जो अंत्यानुप्रासिक कविता का उपयोग है वो निम्नतर कक्षा के लिए ज्यादा करना चाहिए। निम्नतर मतलब छोटी कक्षाओं के लिए। यतः क्योंकि ताभी विद्यार्थिनः अनुशासिताः तिष्ठन्ति, कि इससे क्या होगा, अगर हम राइम वर्ड वाली कविता सुनाएंगे तो छात्र जो है क्या अनुशासित होकर बैठेगा। ताभी लक्ष्य भाषायाः व्याकरण से अधिगमे सहायता भवति। तो ये बताओ, फिर हमने बताया था कविता से जुड़ा प्रश्न है, काव्य से, तो वहां व्याकरण का अधिगम निगेटिव है। ताभी विद्यार्थिना कठिन शब्दानां वर्णनम कृत्वा ततश्च वाक्यान् रचयितुं समर्था भवन। तभी विद्यार्थी कठिन शब्दों का वर्णन करते हुए उस वाक्य को रचने के लिए समर्थ होगा। ध्यान देना, तभी विद्यार्थियों लक्ष्य भाषा भाषितुम अवसरम प्राप्तुवन्ति। अब इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतर है, ध्यान से उत्तर करना जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। डी ई सी डी बी है ना, डी ई सी डी बी सब अपना अपना आंसर कर रहे हैं, सब अपना अपना यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो। एक तो अंत्यानुप्रासिक शब्द का मतलब समझ गए हैं ना आप लोग? अंत्यानुप्रासिक का मतलब समझ गए हैं? क्यों जी? अंत्यानुप्रासिक शब्द का मतलब जान गए कि नहीं आप लोग? बताओ जल्दी से, व्हाट मीन्स ऑफ अंत्यानुप्रासिक।
ये लो जी, कर लो जी बात। सबका आंसर है डी 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 डी। अरे भैया यहां व्याकरण शब्द आया था, यहां पर ताभी इसके द्वारा क्या हुआ, विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा भाषितुम बोलने के अवसर प्राप्त होते हैं। याद रखना, यदि हम अंत्यानुप्रासिक कविता का उपयोग करते हैं किसी छोटी कक्षाओं में, निम्नतर कक्षाओं में, तो उससे होता क्या, जैसे कि चाह नहीं में सुरब, जैसे हाँ, जैसे चल घर चल हट, है ना, ये सब जैसे है ना छोटे छोटे शब्द जो एकदम राइम वर्ड्स हैं, चल हल कल मल है, क्या है, सब राइम वर्ड्स हैं। ऐसे जब छोटे छोटे इंटरटेनिंग कविताएं हम क्लास में सुनाते हैं, इससे जो छात्र क्लास में होता है वो लक्ष्य भाषा, दूसरी भाषा जो होती है, इसी के माध्यम ऐसे ऐसे कविताओं का अंत्यानुप्रासिक शब्दों का प्रयोग करके हम छात्र को दूसरी भाषा जो क्लास की कक्षा की भाषा उसको सिखाने का अवसर देते हैं, अवसर प्राप्त कराते हैं। तो आपका जो सटीक और बढ़िया उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कठिन शब्दानाम, कठिन विद्यार्थी कठिन शब्दों का वर्णन करके उसके वाक्य को रचने के लिए समर्थ बना। ये कठिन शब्दों का वर्णन करके नहीं, व्याकरण नहीं, अनुशासित नहीं होता है। यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर है अवसरम दीयते, कब, ताभी विद्यार्थी भी। इतना क्लियर हो तो बता दो जितने भी छात्र, महिमा जी और जो भी छात्र है ना जी, इतने में कोई समस्या? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, शब्दकोश पाठस्य संदर्भ सम्यक उच्चारणम छंदः ज्ञानम। तो साहित्य शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या हो जाएगा, बताओ? साहित्य शिक्षण, साहित्य शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी बताना जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, साहित्य शिक्षण में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कमेंट करेंगे जितने भी छात्र हैं। हमेशा आपको एक इसमें कीवर्ड मिलेगा, बताओ लिसे, एक कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, कीवर्ड दिखता है कि साहित्य शिक्षण में शब्दकोश, तो इसको तो आपने ऑलरेडी हमें लगता है आउट कर रखा होगा। आपने क्या है, ऑलरेडी इसको आउट कर रखा है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर एक कविता सुना दीजिए, कविता सुना दीजिए, कविता शिक्षण करा तो रहे हैं। सम्यक उच्चारण नहीं, छंद ज्ञान नहीं, पाठ का संदर्भ जरूरी होता है। किसी भी पाठ का संदर्भ सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। है पाठस्य संदर्भ अत्यंत उपयोगी भवती, है जी, पाठ्यस्य संदर्भ अत्यंत उपयोगी, पाठ का संदर्भ, क्लियर है ना, संदर्भ नहीं प्रस्तुत पद्यांश हमारी, ये नहीं, संदर्भ का मतलब होता है उसका भाव, संदर्भ का मतलब समझ रहे हैं, उसका भाव, उसका मतलब मीन्स, है ना जी। आगे आओ, कविता पाठन समय किम सर्वाधिकम, कविता पाठन मतलब पढ़ाते समय क्या, पाठन समय, पाठन मतलब पढ़ाना और पठन मतलब पढ़ना, किम सर्वाधिकम, सर्वाधिकम आया हो सकता हो चारों उपयोगी हो, सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है? कविता नाम एकाधिका अर्थाः सन्ति, कविता सामाजिक विषयाणाम ऊपर दृष्टिपातम ना करोति, कविता भावनात्मक विषयान ना स्पृशति, गलत है। प्रत्येक कविता एवं निश्चित अर्थ अस्ति, कह रहे हैं एकम होगा, एक निश्चित अर्थ होता है कविता का, या कविता का एक से अधिक अर्थ होता है? जरा बताना, कविता कह रहे हैं एक ही अर्थ होता है या फिर एक से अधिक अर्थ होता है? कमेंट करके बताओ जितने भी छात्र हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आप सभी उत्तर करेंगे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, क्या नहीं? स्वागतम। सर कहें सर हमारा बी वाला राइट था और आप है ना ध्यान नहीं दिया। ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा ध्यान देना, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, होते हैं। सामाजिक विषय के ऊपर दृष्टिपात नहीं करता है, हमेशा करता है। कविता का भावनात्मक विषय को स्पर्श करता है, शामिल करता है। एक ही निश्चित अर्थ होता है, एकम निश्चितम अर्थः अस्ति, कविता नाम एकाधिका अर्थः भवन्ति, कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं सर, एक का अर्थ होता है जी, एक से अधिक अर्थ होते हैं। देखो जैसे कोई कविता है, जैसे अब हम बताना कैसे हो सकते हैं, कई भाव में उसको लिया जाता है ना। जैसे बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं, आप बहुत सारे आप गीत उत गाते हो ना, जब आप करुण रस में होते हो,
उसी गीत को कोई इंजॉय करने के लिए गा रहा है या उस दूसरे उद्देश्य लेकर, वही गीत वही जो कविता पढ़ रहे हो आप किसी दूसरे उद्देश्य से ना, जब कभी उसी को मोटिवेशन के रूप में यूज कर लेते हैं, कभी उसको आप खुद को इंटरटेन करने के, तो कई भाव से कई तरीके से उसका अर्थ हम ले सकते हैं। कविता नाम एकाधिकाः अर्थाः सन्ति। और ये है आज का अंतिम प्रश्न कविता शिक्षण से, जो आपका है गृह कार्य। इसका उत्तर आप लोग करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका गृह कार्य है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्लियर है? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु, है ना जी? समझ गए ना बात को? इतने में कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? यस, एक से इसके इसी तरह के और भी प्रश्न आए हुए हैं कि एक से अधिक अर्थ होता है इसका, एक से अधिक अर्थ इसका होता है। ओके, तो ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना जी? तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात मंगलम भूयात, धन्यवाद। जाते जाते लाइक कर लेना, ठीक है बेटा? ओके, डेली क्लास में आया करो भाई, डेली क्लास में जुड़िए। यस, ये इस समय आपका बहुत ही बेहतरीन कक्षा चल रही है, डेली क्लास में आओ तुम लोग, हैं जी? यस, यहीं पर आना, यहीं पर आना, यहीं पर आना। ओके, थैंक्स टू ऑल। बस जाते जाते तुम लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्त मित्र तक भेज देना। ऐसे ही डेली डेली ढब पर आपके ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगे ना, रिवीजन के तौर पर। वहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ रिवीजन कीजिए डेली ढब पर।